Hello students, how are you? I hope you all are very good. विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पर अपने शरीर से संबंधित ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो हमारे संस्थान हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं पवन कुमार शुक्ला, न्यू सायन महानगर पालिका हिंदी स्कूल नंबर 2 BSc B.Ed शिक्षक, आज कक्षा 7वीं के अपने वर्ग, स्कूल के दोनों वर्ग के बच्चों के सामने एक अपने ही ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक संस्थान के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, हम जब भी कोई चीज खाते हैं, कोई भी चीज XYZ कुछ भी खाने के लिए हमारे पास आता है, क्या हमने कभी सोचा कि आखिर हम इसको क्यों खा रहे हैं? इससे हमारी बॉडी को क्या मिलने वाला है? अगर खाएं तो क्या होगा, ना खाएं तो क्या होगा? क्या ऐसी बात कभी आपने सोचा? कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा, बहुत एक बच्चों ने नहीं सोचा होगा। उनको मिला, उन्होंने खाया। बच्चों, खाने का भी एक उद्देश्य होता है। हम जो भी खाएं, अगर वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो, बॉडी में पाचन हो, हमारे शरीर को उसका बेनिफिट मिले, पोषक तत्व मिले, तब तो हम मान के चलेंगे कि इस खाने का कोई असर हुआ। और अगर हमारे बॉडी को उस खाने का असर हुआ, तब समझिए कि वो हमारे लिए भोजन है। अगर कोई असर नहीं हुआ तो निरर्थक, कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। बच्चों, हम ईंट खा लें, पत्थर खा लें, लकड़ी खा लें, क्या वो भोजन कहलाएगा? नो, नहीं, वो भोजन नहीं कहलाएगा। भोजन वो कहलाएगा जो हमारे शरीर में पचे, डाइजेस्ट हो और वो हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। अगर किसी भी भोजन को करने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो समझ लेना तो भोजन नहीं है। क्यों? भोजन होगा, पाचन होना चाहिए। पाचन तंत्र, उसके लिए एक पूरे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है पाचन तंत्र। और उस भोजन में जो पौष्टिक तत्व है वो हमारी सभी कोशिकाओं तक ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम में से जाए, वहां पर श्वसन की क्रिया हो, ऊर्जा उत्पन्न हो, तब हम हृष्ट पुष्ट बनेंगे, तब हम कोई कार्य कर सकेंगे, किसी कार्य को करने की क्षमता हमारे में आएगी। अगर उस भोजन से यह प्राप्त नहीं हुआ, ऊर्जा नहीं मिली, शरीर को पोषक तत्व नहीं मिले, तो उस भोजन का कोई मीनिंग नहीं है। तो आज हम आपके सामने पाचन तंत्र के विषय में कुछ बातें रखने वाले हैं। बच्चों, एक प्रश्न उठता है कि पाचन तंत्र में अंग कौन कौन से हैं? तो याद रखना, सबसे पहले भोजन लेके मुंह में डालते हैं, खाते हैं ना, इसको क्या कहेंगे? मुंह। फिर उसके बाद मुंह में ही लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि जीभ के नीचे की तरफ, कान के पास लार ग्रंथि होती है बच्चों, और वहां से एक सलाइवा जैसा निकलता है, एक लार निकलती है। जब हम ऐसे करके दांत को कुतर कुतर के छोटा कर देते हैं भोजन को अपने मुंह में, तो यह लार ग्रंथि से उसमें लार निकलती रहती है, जो कि उस नलिका के द्वारा, लार नलिका द्वारा मुंह में आती है। भोजन चबाने की क्रिया शुरू रहते ही उसमें लार पूरा मिक्स हो जाती है, और लार जब मिक्स हो जाएगी, आप जानते हो भोजन हमारा लुगदी जैसा हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा कि नहीं? और उसके बाद
ग्रसनी या गला, आहार नाल और श्वसन नलिका। श्वसन नलिका और आहार नाल ये दोनों जाके गले में मिलती हैं। कभी कभी देखो हम खाते समय हंस देते हैं या पानी पीते समय एक छींक सी आ जाती है, तो हमारा ये चूंकि श्वसन नलिका और आहार नलिका दोनों जाके गले में मिल रही हैं, एक ही वहां पे एक जगह मिल रहे हैं, तो भोजन के कण हमारे श्वसन नली में अगर चले जाते हैं तो सांस थोड़ा हम छींकने लगते हैं, ऐसी हमको परेशानी बेचैनी सी महसूस होने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल स्थिति में हम आ जाते हैं। तो बच्चों यह नली जो है ग्रसिका उसके पास है, यह ग्रसिका का क्या काम है, यह गले से आमाशय तक होती है जो भोजन को आगे ढकेलने का कार्य करती है। भोजन को आगे लेके जाएगी ग्रसिका और आमाशय तक पहुंचा देगी। अब भोजन हमारे आमाशय में पहुंचा, जब भोजन आमाशय में पहुंचेगा तो उसके पास यकृत मीन्स लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि मीन्स ग्लैंड, लार्ज साइज की सबसे बड़ी साइज की ग्रंथि यकृत है हमारे शरीर में, और जिसका यकृत को हमारे शरीर से ब्लड की बहुत आपूर्ति होती है, बहुत अच्छी आपूर्ति होती है, क्योंकि यकृत का मुख्य कार्य ग्लूकोज को कलेक्ट करना, ग्लूकोज का संग्रह करना। और ये ग्लूकोज क्या है भाई, जो हम खाते हैं वो अन्न के रूप में, मतलब पौष्टिक तत्व के रूप में, ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना। तो यकृत का काम है उसको अपने में संग्रह करके रखना। यकृत के नीचे की ओर एक पित्ताशय होता है, पित्ताशय मतलब बाइल डक्ट, और उससे एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। वह जूस निकल करके इसमें यकृत से स्रावित जो पित्तरस है वह संग्रहित होता है। यह पित्तरस छोटी आंत में पहुंचकर वहां के भोजन में मिश्रित होता है। यहां से गया वो छोटी आंत में गया। एक बात और ध्यान में रखना है बच्चों, यह छोटी आंत जो है यह इतना आसान नहीं है, 6 मीटर लंबी है। तो जब भोजन छोटी आंत में पहुंचा वहां पित्तरस भी गया और उसने वहां से भोजन और पित्तरस एक में मिश्रित कर दिया। तो स्निग्ध पदार्थों के पाचन के लिए पित्तरस के कारण सहायता मिलती है। स्निग्ध पदार्थ मतलब जो फैटी सब्सटेंसेस हैं, वसीय पदार्थ हैं, जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है, ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, वही पदार्थ जो है हमारे वसीय पदार्थ या फैटी सब्सटेंस कहलाते हैं। तो जब उसमें पित्तरस मिलता है तो वह पाचन में सहायता होता है। पित्तरस चूंकि क्षारीय होता है, बेस की प्रॉपर्टी उसमें होती है, बेस के गुणधर्म होते हैं। तो अब जब यही भोजन हमारा आमाशय में, आपने देखा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, वहां से एसिड, पित्तरस में क्षारीय, और इसीलिए कभी कभी हमने क्या देखा है कि लोग कहते हैं ना, अरे इनका लीवर डैमेज हो गया। लीवर डैमेज होने का मतलब शरीर की बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर लीवर डैमेज हुआ तो ये जितना भी काम हमने बताया, पित्तरस का सेक्रेशन होगा और स्निग्ध पदार्थों को वहां पर जाके वो पचाने में सहायता करेगा। और जब लीवर का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, मतलब असामान्य हो गया, तो लीवर अपना फंक्शन अगर बराबर नहीं करेगा तो पाचन बराबर नहीं होगा, पाचन तंत्र पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और पाचन तंत्र जब लीवर के कारण डिस्टर्ब हुआ तो याद रखना डाइजेशन सही नहीं होगा, जिसका नतीजा होगा शरीर हमारी सूजन आ जाती है, उसमें शरीर हमारा फूल जाता है। तो हमको निश्चित रूप से बहुत बड़े तकलीफ में हम जाने वाले हैं। और लीवर का ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं है और सबके बस का भी नहीं है, खर्च उसमें ज्यादा है, इसलिए वो सबके बस का नहीं है। फिर हमारी जिंदगी जो है वो मुश्किल समय से गुजरने लगती है। छोटी आंत की चर्चा हुई बच्चों। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी है और इसमें भोजन का ज्यादा से ज्यादा भाग अवशोषित होता है, पौष्टिक तत्व का। भोजन का मतलब पौष्टिक तत्व का ज्यादा से ज्यादा भाग उसमें अवशोषित होता है। और उसके बाद
यह भोजन छोटी आंत से खिसकता हुआ बड़ी आंत की तरफ जाता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। वहां केवल पानी का अवशोषण होता है, क्योंकि पौष्टिक तत्व जो थे वो छोटी आंत में अवशोषित कर लिए गए हैं। अब वहां से जब खिसका, जो कायदे का थोड़ा अच्छा पानी है उसका अवशोषण हो जाता है, और वहां से अवशोषित होने के बाद जो अपचित भोजन है, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, वही जो है पाचन क्रिया के बाद बचा हुआ भोजन गुदा द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा पानी भी अगर अशुद्ध है, उसका भी शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी भी उतना ही कष्टकारी रहेगा। तो टॉयलेट के रूप में पानी बाहर निकाल देते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और कुछ मल त्याग के द्वारा भी पानी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर पाचन तंत्र, हमारे शरीर का पाचन तंत्र एक हिसाब आपकी जानकारी के लिए दिया गया। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, तो मुंह हुआ, आमाशय हुआ और छोटी आंत हुई, इन सब में जैसे मुंह में लार ग्रंथि होती है, आमाशय में जठर भित्ति होती है, मतलब जठर रस वहां निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस, यकृत में पित्तरस, अग्न्याशय में अग्न्याशयिक रस जिसका नाम है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, और छोटी आंत में आंत्ररस, इंटेस्टाइनल जूस, यह निकलते हैं और सबके अलग अलग कार्य होते हैं, और सभी रस अपने अपने फंक्शन को करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। बस आप लोगों ने सुना बहुत ध्यान से। कल हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।